अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का एक लेक्चर है और हमारे सीएसएस की आउटलाइन के अंदर भी ये आती है ऑर्गेनाइजेशन। और ये ओवरलैपिंग है, मतलब पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकती है, करंट अफेयर्स में भी आ सकती है और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के पेपर में भी आ सकती है। तो ये 1994 में इस्टेब्लिश की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों की गई? ताकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ थी उनकी हेजमनी को कायम रखा जाए। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके 164 मेंबर्स हैं, 24 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 1995 के अंदर इसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान इसका मेंबर बना। ये क्यों बनाई गई? ताकि जो इकोनॉमिकल कियास है वर्ल्ड के अंदर उसके ऊपर काबू पाया जा सके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जा सके। हमारे पास इसके अंदर 1994 के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मार्केश एग्रीमेंट होता है। अब हम थोड़ा इसका रिव्यू करते हैं अपने पॉइंट्स का, कि हमारे पास हेवन चार्टर है फॉर ट्रेड रेगुलेशन, देयर मस्ट बी सम रूल्स। तो हमारे पास ये क्या है, ट्रेड रेगुलेशन के लिए एक हेवनली चैप्टर है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं ताकि हम ट्रेड को रेगुलेट कर सकें। ये किसी एक कंट्री के ट्रेड के बारे में नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास ITO क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसको पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई मगर वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका। उसकी फेलियर की क्या रीज़न्स थी, उसके बाद जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी। अब ITO जो थी ना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो सकी, उसके कुछ रीज़न्स हैं फेलियर के, या वो ऑलमोस्ट फेल क्यों हुई? क्योंकि वो ना तो वो ट्रेड को रेगुलेट कर सकी, ट्रेड रेगुलेशन ओनली नहीं चाहिए थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट के भी इशू थे, और वांट टू इस्टेब्लिश ऑल ट्रेड नेचर्स, ऑल कैटेगरीज को कंट्रोल करने। मतलब जो ITO थी ना, उसका ये मकसद नहीं था कि वो तमाम जो है ना कैटेगरीज को कंट्रोल करे, उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो ट्रेड को कंट्रोल करे, मगर उसने फिर दूसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो की, जिसकी वजह से वो हमारे पास क्या होगी, नाकाम हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, GATT 1947 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। इसको हम क्या कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये क्या करता है, हमारे पास ये ट्रेड को कंट्रोल करता था और टेम्प्रेरी एग्रीमेंट्स करता था टू रेगुलेट ट्रेड। मतलब ये स्टेप्स क्यों लिए गए, फॉर द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। हमारे पास क्या थी, ये टेम्प्रेरी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट्स करती 1948 से 1994 तक ये रही। फिर इसके बारे में सोचा गया कि यार ये टेम्प्रेरी आर्गूमेंट्स का या अरेंजमेंट्स का या एग्रीमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए फिर 1994 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि दुनिया के अंदर जो है ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक, उसकी हेजमनी को भी कायम रखा जा सके, इकोनॉमिक क्यासेस को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी रेगुलेट किया जा सके। और हमारे पास क्या है, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या बनाया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि इसके अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक इसका पार्ट है स्ट्रक्चर का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारे पास क्या होता है, ये पॉलिटिकल नेचर के है। ये क्या हमारे पास क्या करते हैं, ये पॉलिसी जो फाइनल पॉलिसी होती है ना, उसको साइन करते हैं। कंसीडर एज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, मिनिस्टर्स स्पेशली इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। एवरी 2 ईयर कॉन्फ्रेंस होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास इसकी बॉडी के अंदर आ जाती है जनरल कौंसिल। जनरल कौंसिल में हमारे पास क्या होता है, एवरी मेंबर कंट्री का एम्बेसडर जो होता है ना, वो इसका पार्ट होता है। फ्रॉम ट्रेड पॉलिसी, ये हमारे पास ट्रेड पॉलिसी बनाती है। ये मतलब एम्बेसडर हमारे पास क्या होता है, फॉरेन ऑफिस से एक बंदा होता है वो, जो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मुंतखब होते हैं जनरल कौंसिल के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और फर्दर जो है ना इसकी 2 बॉडीज़ हैं जनरल कौंसिल की, एक हमारे पास क्या होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और दूसरी क्या होती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। अब हम देखते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या होती है हमारे पास। ये हमारे पास टैकल, ये इकोनॉमिक इश्यूज़ को जो हमारे पास ट्रेड रिलेटेड होते हैं ये उनको टैकल करती है। ठीक है। और हमारे पास क्या करती है, डिस्प्यूट्स को टैकल करती है बिटवीन 2 स्टेट्स मेंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, वो क्या करती है, वो पॉलिसी को रिव्यू करती है हर साल। टैक्स वगैरह बताती है, टैरिफ्स बताती है, कौन सा मुल्क फॉलो कर रहा है, कौन सा मुल्क फॉलो नहीं कर रहा, उनके ऊपर किस तरह टैक्स लगाने, किस तरह टैरिफ्स लगाने, ताकि वो ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करें। तो ये सारा प्रोसेस इसका होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है काउंसिल फॉर ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाती है,
ये हमारे पास जो मेंबर स्टेट्स हैं ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उसके दरमियान जो है ना ये ट्रेड एग्रीमेंट्स करवाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कमेटीज़ एंड वर्कशॉप ग्रुप, वर्किंग ग्रुप्स। तो कमेटीज़ एंड वर्किंग ग्रुप्स हमारे पास क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कमेटी होती हैं, और वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो हमारे पास एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और टेररिज्म वगैरह जो है ना हमारे पास इस तरह की, ये उनको कंट्रोल करता है और हैंडल करता है। जैसे हमारे पास ई कॉमर्स या क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई फैक्टर होता है, उसके अंदर भी ये हैंडल करने के अंदर हेल्प करता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइज्ड कमेटी होती है और वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी, ये हमारे पास जो एग्रीमेंट्स हमने बात की थी, ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। ट्रेड काउंसिल के जो एग्रीमेंट्स होते हैं या काउंसिल ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इनकी भी आगे टाइप्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है, पहले होता है हमारे पास गुड्स के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ये हमारे पास टेंजिबल थिंग है, इसको कौन कंट्रोल करता है, काउंसिल फॉर ट्रेड एंड गुड्स। फिर हमारे पास सर्विसेज को कौन कंट्रोल करता है, काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। और हमारे पास तीसरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे किसी के राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स, बुक्स वगैरह या इस तरह का जो मटेरियल होता है। काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको वो गवर्न करती है। हमारे पास जैसे ब्रांड्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। और हमारे पास क्या होता है, आईपीओ। आईपीओ हम कैसे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो आईपीओ था ना, इसे हम कहते हैं, जैसे हमने ये देखा ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज़र या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसर। तो पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर फ़ारूक आमिर को है ना, वो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है ना राइट्स वगैरह के लिए रखा गया है कि पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं उनको कोई दूसरा मुल्क चोरी ना करे या उनका इलीगल यूज़ ना करे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो पाँचवा पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले करता है, इसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को। मतलब हमारे पास ये क्या करता है, फाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और डील करता है डे टू डे वर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो सेक्रेटरी हैं ना, वो अफ्रीकन लेडी हैं इस वक्त, जिनका नाम है नगोजी ओकियांजो हाँ आइवेलिया। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सेक्रेटरीट हैं। उसके बाद हमारे पास पावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड निगोशिएशंस। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, गैट्स होते हैं, एग्रीमेंट, जिनको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, गैट हमारे पास क्या होते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद हमारे पास टैरिफ्स होते हैं। इसके अंदर टैरिफ्स को हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं ये हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए है। इसका फ़लसफ़ा ये है टैरिफ्स लगाने का किसी मुल्क के ऊपर कि ये और दूसरे मुल्क को प्रोटेक्ट करें एक मुल्क से। जैसे अभी हमारे पास चाइना की स्टील है और यूएस की स्टील है। तो जो यूएस है ना, वो जब चाइना अपनी स्टील यूएस दरामद करता है, तब इसको एक्सपोर्ट करता है, तो वो फिर हमारे पास यूएस से इंपोर्ट करता है। तो जो चाइनीज़ स्टील है उसको यूएस जो है ना उस पर टैरिफ लगाते हैं। उसका मकसद क्या होता है, टू प्रोटेक्ट देयर लोकल मार्केट और इंडस्ट्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। अब जो चाइनीज़ स्टील है ना वो सस्ती होती है, जो यूएस की स्टील है ना वो महंगी है। तो जब चाइना की सस्ती स्टील यूएस जाती है, तो उधर यूएस की जो है ना जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी स्टील कोई नहीं खरीदता, बल्कि चाइनीज़ स्टील खरीदते हैं, जिस वजह से यूएस के अंदर जो है ना जो नेटिव हैं, जो नेशनल्स हैं यूएस के, उनको नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए यूएस क्या करता है, जो चाइना से स्टील आती है उसके ऊपर टैरिफ लगाता है, उसको महंगा बना देता है, ताकि जो यूएस की लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह ना हो। तो ये टैरिफ्स का ये मकसद होता है। हमारे पास फिर क्या है इसके अंदर, डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर हमारे पास रोल प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है इसके अंदर, डिस्प्यूट सेटिंग बिटवीन स्टेट्स ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म की वजह से फिर जो उनके दूसरे कंट्रीज़ के दरमियान हमारे पास डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, उनको भी ये रिजॉल्व करने के अंदर हेल्प करती है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का केस जैसे था कि पाकिस्तान के अंदर सीमेंट जो है ना वो सस्ती बनती है, तो जो साउथ अफ्रीका है वो भी सीमेंट का प्रोड्यूसर है। पाकिस्तानी क्या करते थे कि यहाँ से सस्ती सीमेंट साउथ अफ्रीका ले जाते थे, वहाँ कम रेट पर बेच देते थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही थी। तो फिर साउथ अफ्रीका ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस कर दिया। फिर उसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी थी उसने इसको रिजॉल्व करवाया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास टैक्स और टैरिफ जो होते हैं ना अकॉर्डिंग टू पॉलिसी लगाए जाते हैं, उनके अंदर रूल्स को फॉलो किया जाता है, फिर रिव्यू किया जाता है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड, ठीक है। इसका पर्पज़ ये होता है कि हमारे पास जो ट्रेड है उसमें ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है हमारे पास, और उसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है। अब ये उसकी है ना हम फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं कि उसके हमारे पास क्या क्या फंक्शन होते हैं। कंट्री हैज़ नथिंग टू एक्सपोर्ट। एक मुल्क है जिसके अंदर कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। न्यूली फॉर्म स्टेट्स जैसे होती हैं, प्रिंसली स्टेट्स, तो वो क्या होता है, हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको असिस्ट करती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह करती है और उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको एक्सपोर्ट करें। फिर हमारे पास क्या आता है इसके अंदर कि
रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं? MFN, मोस्ट फेवरेट या मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है? MFN स्टेटस ये है, 164 मेंबर स्टेट्स जो है ना, अब ये क्या करते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट को MFN स्टेटस देती है, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब जैसे पाकिस्तान है वो इंडिया को देता है और इंडिया पाकिस्तान को देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह होता है। अब पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान प्रोवाइड्स इंडिया स्टेटस ऑफ MFN। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? ये उसके साथ जो है ना WTO पॉलिसी के तहत तिजारत कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू लिबरलाइज ट्रेड। अब ये ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए MFN स्टेटस दिया जाता है। अब पाकिस्तान अगर इंडिया को देता है तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है ना MFN स्टेटस के तहत जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के तहत जो है ना तिजारत कर सकते हैं। अब जो MFN स्टेटस है ना, पाकिस्तान ने तो इंडिया को दिया पर इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं दिया। तो इस तरह फिर क्या हो गया कि पाकिस्तान जो है ना वो पॉजिटिव लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है, ठीक है, MFN की पॉजिटिव स्टेट लिस्ट के अंदर। वो जो कश्मीर इशू की वजह से जो है ना फिर पाकिस्तान ने उसको अपनी पॉजिटिव लिस्ट से निकाल दिया। इससे जो इंडिया से जो MFN स्टेटस है ना वो वापस ले लिया, ठीक है। फिर पुलवामा इशू हुआ, तो पुलवामा इशू के ऊपर जो इंडिया ने दिया था हमें MFN स्टेटस, फिर उसने भी वापस ले लिया। तो इसका जो केस है ना वो 2011-12 के अंदर भी हुआ था। ये 2011-12 का जो केस है ना ये वो है, ठीक है। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी MFN जो स्टेटस है ना हमने इंडिया को दिया हुआ है फ़िलहाल, ना इंडिया ने हमें दिया हुआ है। तो मतलब क्या है? इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई तिजारत नहीं हो रही। ये दोनों जो है ना नेशंस वो एक दूसरे के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है। इनको MFN स्टेटस दोनों ने एक दूसरे को नहीं दिया हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी क्या होती है हमारे पास? ये बाइंडिंग ऑन इंडिया। अब जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को अगर स्टेटस दिए है MFN का स्टेटस, तो इंडिया पे भी बाइंडिंग हो जाता है कि वो भी पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दे, ठीक है। तो MFN का स्टेटस लाजमी देगा। ये इंडिया ने पाकिस्तान को MFN का स्टेटस पहली बार कब दिया था? 1995 के अंदर। पहले पाकिस्तान ने दिया था, फिर इंडिया ने दिया था, फिर उसके बाद अभी 2011-12 के अंदर जो है ना दोनों ने वापस ले लिया है। अब दोनों के दरमियान कोई तिजारत नहीं होती। तो इससे हम रेसिप्रोसिटी कहते हैं। डंपिंग और एंटी डंपिंग क्या होती है? डंपिंग ये होती है हमारे पास, डंपिंग फॉर्म इज़, ठीक है, फॉर्म इज़ डंपिंग एक्टिविटी। अभी हमारे पास एक डंपिंग एक्टिविटी की तरह होता है। जैसे अभी एक C कंट्री है, उसने B कंट्री को, इसने MFN स्टेटस इसको दिया, इसने MFN स्टेटस इसको दिया, ठीक है। अब ये क्या है कि इधर 100 रुपये की जो है ना वो एक चीज़ है, तो ये जाके इधर 90 रुपये की बेच देते हैं। और जो इधर है इधर भी वो 100 रुपये की बन रही है। तो इसको क्या होता है? इसको ये इसकी जो है ना मार्केट की क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। अब C जो है ना वो B की मार्केटिंग क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। हमारे पास जो दूसरा क्या होता है? एंटी डंपिंग। ये जो है ना नॉट अलाउड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अलाउ नहीं करता एंटी डंपिंग को। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास फॉर्म ऑफ एंटी डंपिंग क्या होती है उसको हम स्ट्रक्चरली डिफाइन किया इधर। अब जैसे ये है, एक कंट्री C है, कंट्री B है, ये दोनों एक दूसरे को है ना तिजारत करते हैं। अब पता है क्या होता है 2011-12 के अंदर क्या हुआ था? जैसे अब जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो साउथ अफ्रीका को, पाकिस्तान 100 रुपये की सीमेंट बनाता है, वो साउथ अफ्रीका को जो है ना 110 रुपये की बेच देता है, ठीक है। अब जो वहाँ पे जो था ना इसको हम क्या कहते हैं? रेफर टू एज DSR, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इसको भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रिजॉल्व करवाती है। अब हम एंटी डंपिंग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 100 रुपये की सीमेंट बनी, उसने जाकर साउथ अफ्रीका में 110 रुपये की बेच दी। अब जो यहाँ पे लोकल लेबर थी ना उसका खर्चा कम था, और जो अफ्रीका साउथ अफ्रीका थी ना वहाँ लेबर का खर्चा ज़्यादा था। तो वो जो है ना उनकी प्रोडक्शन रेट जो था ना, उनकी प्रोडक्शन प्राइस जो थी वो 110 थी, तो वो तो इसमें नहीं बेच सकते थे। इसकी वजह से हमने जो उनकी मार्केट है ना उसको तबाह करने के लिए उनके साथ ये वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इसको भी किसने थी? DSR जो थी ना उसने फिर इस मसले की सेटलमेंट करवाई, कि पाकिस्तान को बताया कि नहीं, अगर तुम्हारे पास इतना सस्ती बनती है तो फिर तुम इसी प्राइस पे ना बेचो, बल्कि जो वहाँ की मार्केट है उसके मुताबिक बेचो। तो ये है हमारे पास डंपिंग और एंटी डंपिंग। उसके बाद हम जाते हैं नंबर 4, इन्फेंट इंडस्ट्री जो आर्गूमेंट होती है ना उसके ऊपर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? हम अवॉइड करते हैं प्रोटेक्शनिज्म को, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान अगर MFN स्टेटस देगा अफ़गानिस्तान को, तो अफ़गानिस्तान पे बाइंडिंग है, वो पाकिस्तान को MFN स्टेटस देगा। और हमारे पास क्या होता है? ये पाकिस्तान जैसे मेच्योर कंट्री है, अगर इधर हमारे पास एक घड़ी 100 रुपये में बनती है, तो ये अफ़गानिस्तान में जो है ना वो घड़ी 50 रुपये में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में 100 रुपये में प्रोड्यूस होती है और अफ़गानिस्तान में कितनी होती है? 50 रुपये में प्रोड्यूस होती है। और अफ़गानिस्तान जो है ना उसको 150 रुपये का बेचता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक तिजारत के हिसाब से क्या है? मैच्योर कंट्री। और जो अफ़गानिस्तान है वो अभी क्या है? इंसेंट है, मतलब नौज़ायदा मुल्क है, उसकी तिजारत इतनी ज़्यादा, इंडस्ट्री इन्फेंट है, अभी वो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। तो
अगर पाकिस्तान इधर से 100 रुपये की चीज़ बना के इधर 150 रुपये की बेच देता तो पाकिस्तान को क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर अफ़गानिस्तान इतने मतलब उस पे ख़र्चा करता है और फिर उसको इस रेट पे बेचता है तो अफ़गानिस्तान को पैसे कम बचेंगे और उसकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकेगी। तो इसलिए फिर इस चीज़ को बचाने के लिए ना वो हमारे पास टैरिफ्स लगाए जाते हैं। जो इन्फिनिट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक मुल्क को हक दिया जाता है कि आप जितना भी टैरिफ किस पे लगाएं तो लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्यों? ताकि जो उसकी इंडस्ट्री है ना वो ग्रो कर सके, मैच्योर हो सके। जो MFN स्टेटस है ना, ये बाइंडिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स पर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद पाकिस्तान। हमारे पास क्या होता है, गैट होता है, जी होता है और ट्रेड्स होता है। ठीक है, TRIDC ट्रेड्स। ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, या इसका क्या रिलेशनशिप है। कमिटमेंट ऑफ पाकिस्तान टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, ट्रेड पॉलिसी अलाइन विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स। टैरिफ्स जो है ना वो भी ट्रेड के अंदर होते हैं। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट जो है ना वो रिड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग टैरिफ्स एज डिस्कस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब अफगानिस्तान और इंडिया के साथ हमारी कोई तिजारत नहीं होती क्योंकि हमने FN स्टेटस प्रोवाइड किया था तमाम कंट्रीज़ को। मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो जो है ना, सब ने उसका फ़ायदा उठाया। और जो है ना, जो कंट्री एक दूसरे कंट्री को MFN स्टेटस नहीं देती तो दूसरा कंट्री भी उसको नहीं देता। हालांकि ये जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के ख़िलाफ़ है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये चल रहा है। अब कमिटमेंट ऑफ पाकिस्तान टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स। तो पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है कि पाकिस्तान ने तो उसको MFN स्टेटस दिया, अब उसने जो वापस नहीं दिया या उसने फिर देकर वापस ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान भी वापस ले ले। हालांकि पाकिस्तान तो कमिटेड है मगर वो इंडिया कमिटेड नहीं था ना। तो ये हमारी क्या थी, कमिटमेंट थी वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना अपने ट्रेड इशूज़ जो थे ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र किए हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का इशू था तो वो भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र किया था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कोई भी इशू जो होता है ना उसको प्रेसिडेंट साइन करता है, सेनेट का जो 2/3 होता है वो होना ज़रूरी है, और पार्लियामेंट का भी। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं फॉर ट्रेड या इन ट्रेड टर्म्स। हमारे पास तीसरा क्या होता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो न्यू स्टेट्स होती हैं, डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, उनको जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग करती है और उनकी क्या करती है, डेवलपिंग कंट्री को क्या करती है, मदद प्रोवाइड करके। ठीक है, पाकिस्तान ने है ना उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला हुआ है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना वहाँ हम तजारत कर सकते हैं। FATF की हम ग्रे लिस्ट से भी निकाल लिया गया है। और हमारे पास क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ये हमने पाकिस्तान ने जो है ना साइन किए थे 2015 के अंदर, TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। इससे हमारे पास क्या हो गया कि हमारे टैरिफ रिड्यूस हो गए, इंप्रूव कस्टम सर्विसेज हो गई, और डंपिंग और एंटी डंपिंग से हम बच गए। इनफेड इंडस्ट्री जो आर्गूमेंट थे वो भी हमें हासिल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेंबर पर ज़रूरी होता है कि वो जो है ना टैरिफ्स को रिड्यूस करें, और जो है ना डंपिंग एंटी डंपिंग नहीं करेंगे, और जो इनफेट इंडस्ट्री आर्गूमेंट है ना उसका ख्याल रखेंगे। और पाकिस्तान जो है ना इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। पाकिस्तान की जो है ना इससे ग्लोबल मार्केट एक्सेस हुई है, पाकिस्तान को जो है ना ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन हासिल हुई है। उसके बाद प्रोटेक्शन इटसेल्फ फ्रॉम अनफेयर ट्रेड मेयर्स। और जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से जो पाकिस्तान है ना उसने अपनी जो है ना ट्रेड मेयर्स उनको प्रोटेक्ट किए हैं, और अपनी इंडस्ट्री को जो है ना अनफेयर ट्रेड मेयर से भी बचाया है। मतलब डंपिंग एंटी डंपिंग पाकिस्तान के साथ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की और पॉलिसीज़ की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करता है। अब इस पर क्रिटिसिज्म क्या है कि पॉलिसिसाइज्ड है। ट्रेड लिबरेशन कमेटी जो है ना उसको जो है ना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है।